एक बार फिर से सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। ये मशीन लर्निंग का ही एक टॉपिक है जिसके अंदर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर अपन ने के मीन क्लस्टरिंग पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। इट इज़ अवर सिलेबस। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि के मीन क्लस्टरिंग क्या होता है। आज अपन हिरार्चिकल क्लस्टरिंग को देखेंगे। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज लेक्चर वी मेनली डिस्कस हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। अब हिरार्चिकल क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है? इट सिंपली बेसिक एक कॉन्सेप्ट है, उसी एक कॉन्सेप्ट पे ये पूरा आज अपन लेक्चर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट में होता क्या है, अपने पास कुछ डेटा सेट होता है। अपने पास क्या है? वी हैव सम डेटा सेट्स। अपने पास कुछ डेटा सेट्स होता है। इन डेटा सेट्स को अपन को क्लस्टर बनाने होते हैं। क्या करने होते हैं? क्लस्टर बनाने होते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इनिशियली अगर आप इसके हिरार्चिकल क्लस्टरिंग के भी दो मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड सबसे पॉपुलर है, वही अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा मेथड का भी थोड़ा बहुत पोर्शन अपन देखेंगे। तो इनिशियली अपन क्या करते हैं, जितने भी n डेटा पॉइंट्स हैं उतने अपन क्लस्टर बना देते हैं। क्या कर देते हैं, जितने भी n डेटा पॉइंट्स होते हैं, सपोज यहाँ पे 10 डेटा पॉइंट है तो 10 छोटे छोटे क्लस्टर्स बना देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करेंगे, जो भी सिमिलर क्लस्टर्स हैं, माना कि ये दोनों क्लस्टर एक जैसे हैं जिनकी डिस्टेंस कम है। अपन ने देखा था डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, भट्टाचार्य कोएफिशिएंट यूक्लिडियन डिस्टेंस, वो सारे अपन ने देखे थे। तो जिन पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो कम है, उन क्लस्टर को अपन मिला लेते हैं। सपोज ये दो क्लस्टर थे, इसको इन क्लस्टर में बड़ा क्लस्टर बना दिया। यहाँ पे कोई 3 क्लस्टर थे छोटे छोटे, उनका बड़ा क्लस्टर बना दिया। इन दोनों को मिलकर एक और बड़ा क्लस्टर बना दिया। यहाँ कोई पॉइंट है छोटा क्लस्टर। सो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है, क्लस्टर के अंदर आपका क्लस्टर बनता है। ठीक है, सो इनसाइड अ क्लस्टर वी हैव अ क्लस्टर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। ये आपकी हिरार्चिकल क्लस्टरिंग का फॉर्म है। सो सिमिलरली वी कैन से अपन क्या करते हैं, इन स्टार्टिंग n डेटा पॉइंट्स होते हैं तो n क्लस्टर ले लेते हैं। फिर उनको अपन मर्ज करते जाते हैं। कब तक? जब तक कि अपने पास सिंगल क्लस्टर नहीं आ जाता। क्या नहीं आ जाता? सिंगल क्लस्टर नहीं आ जाता। तब तक अपन क्या करते जाते हैं, मर्ज करते जाते हैं। ठीक है, और इसकी क्या थ्योरेटिकल है, क्या चीज़ें हैं, सारा अपन देखते हैं आगे। सो लेट्स लुक द वर्ड्स फर्स्ट, देन गो फर्दर। सो द हिरार्चिकल क्लस्टरिंग इज अनदर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम which is used to group the unlabeled data into the cluster and also known as a hierarchical clustering analysis। इसको अपन अधिकतर हिरार्चिकल क्लस्टरिंग एनालिसिस भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि सर के मीन क्लस्टरिंग जब था तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो उसके अंदर 2 चैलेंजेस थे जिसकी वजह से आपको हिरार्चिकल क्लस्टरिंग की आवश्यकता पड़ी। वो 2 क्या चैलेंजेस थे वो भी आज अपन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे, इसके एडवांटेजेस भी देखेंगे, इसके 2 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आज अपन देखेंगे। सो इन दिस एल्गोरिथम वी डेवलप द हिरार्चिकल क्लस्टर इन द फॉर्म ऑफ ट्री के फॉर्म में अपन जनरेट करते हैं, एक के अंदर फिर बड़ा दिन समथिंग लाइक दैट। दिस ट्री शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज अ डेंड्रोग्राम। ये अपन पढ़ेंगे डेंड्रोग्राम क्या होता है। ये मेन चीज़ है जो कि अपन फाइंड आउट करते हैं। सपोज ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर बनता है आपका। समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके का जो आर्किटेक्चर आपका बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेंड्रोग्राम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में भी पूछा जाता है और आप अपन जब पढ़ेंगे हिरार्चिकल क्लस्टरिंग तो मेन अपन को यही डायग्राम बनाना है। जब एमएल के अंदर इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसी डायग्राम के ऊपर एनालिसिस किया जाता है। सो समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ के मीन क्लस्टरिंग एंड हिरार्चिकल क्लस्टरिंग मे लुक द सिमिलर बट दे बोथ आर डिफर डिपेंडिंग ऑन द हाउ दे आर वर्क। सो रिजल्ट हो सकता है सबका सेम आए, के मीन क्लस्टरिंग का और हिरार्चिकल क्लस्टरिंग का, बट वी कैन से
कि ये जो क्लस्टर है उनकी जो वर्किंग है के मीन क्लस्टरिंग की और हिरार्चिकल की, दोनों की वर्किंग में बहुत फ़र्क है। के मीन के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन आइडेंटिफाई करते हैं के क्लस्टर को, और उन के क्लस्टर के आइडेंटिफिकेशन के आधार पर अपन क्या करते हैं, डेटा पॉइंट्स को मर्ज करते जाते हैं। जबकि यहाँ पर अपन को कोई भी के क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता नहीं होती। इट इज़ अ वन important advantage over the k-mean clustering, but the both having different types of work, as there is no requirement to predetermine the number of cluster। अभी अपन ने बोला नंबर ऑफ क्लस्टर्स को पहले से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, किसके अंदर, मशीन के मीन क्लस्टरिंग के अंदर। तो के मीन क्लस्टरिंग के अंदर नंबर ऑफ जो क्लस्टर्स आपको डिफाइन करने पड़ते हैं, के की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है, वो हिरार्चिकल में डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, as we did in the k-mean clustering. Now the hierarchical clustering technique has two approaches। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हिरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को जो अपन परफॉर्म करते हैं वो दो तरीके से परफॉर्म होती है। कौन कौन सी है, पहली आपकी है एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग और दूसरी आपकी डिविजिव क्लस्टरिंग। ठीक है, डिवाइजिव क्लस्टरिंग। इसके अंदर क्या क्या होता है, एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, सिंपल सा अभी गोइंग फ्रॉम बॉटम टू अप, मैंने आपको बताया था अभी कि सारे डॉट्स को अपन क्या कर देते हैं, क्लस्टर मानते हैं, सारे डेटा पॉइंट्स को उनको अपन जोड़ते जाते हैं और बड़ा क्लस्टर बनाते हैं। ठीक है, और डिविजिव के अंदर अपन क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एक क्लस्टर में लेते हैं और उसको छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट पॉइंट है। एक में अपन ने क्या किया, छोटे छोटे क्लस्टर लिए, उनको बड़े क्लस्टर में बनाते जा रहे हैं, और ये पहला वाला टाइप है। दूसरे टाइप में अपन क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट को छोटे छोटे क्लस्टर एक ही क्लस्टर में ले लिया, फिर इसको अपन डिवाइड करते गए। ठीक है, सो इट इज नॉन एज अ बॉटम टू अप। ठीक है, तो ये अपन बॉटम से एक ही क्लस्टर से अप जाते हैं। ठीक है, और इसको अपन बोलते हैं टॉप टू डाउन वर्क करता है। तो क्लस्टरिंग जो होता है, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग होता है, वो टू टाइप से होता है। द फर्स्ट इज एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। द एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग बॉटम अप अप्रोच इन विच द एल्गोरिथम स्टार्ट विद द टेकिंग ऑल डेटा पॉइंट्स एज अ सिंगल क्लस्टर। मैंने आपको बताया सारे डेटा पॉइंट किस तरीके से वर्क करते हैं, एज अ सिंगल क्लस्टर के रूप में, सिंगल क्लस्टर, एंड मर्जिंग देम अंटिल द वन क्लस्टर इज लेफ्ट, और उनको तब तक मर्ज करते रहेंगे जब तक कि आपका एक क्लस्टर नहीं बच जाता। In the divisive algorithm is reverse of the agglomerative clustering algorithm. It is a top down approach। ये कौन सी अप्रोच है आपकी, टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, सो ये समझ में आया आपको हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या होता है और इसके दो मेथड समझ में आया आपको, यस और नो जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ये अपन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में अपन बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। जैसे कि इनिशियली मैंने बताया था हिरार्चिकल क्लस्टरिंग के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो जो के मीन क्लस्टरिंग थे उसमें दो चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए अपन ने किसकी आवश्यकता पड़ी, हिरार्चिकल क्लस्टरिंग की। तो सबसे पहला चैलेंज क्या था, अभी अपन डिस्कस कर चुके थे, जो कि आपका था फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के। सो द के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वी नीड टू प्रीडिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। जो के की वैल्यू थी अपन को पहले से आइडेंटिफाई करनी पड़ती थी, एंड इट इज़ ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट द क्लस्टर ऑफ द सेम साइज। और दूसरी क्या थी, ये हमेशा कोशिश करता है, आपने देखा होगा लास्ट क्लास में जो मैंने एग्जांपल बताया था उसके अंदर ये कोशिश करता है
कि जो इसके अंदर डिफरेंस रहे वो क्या हो, सेम हो, सेम साइज के आपके क्लस्टर बने, तो सारा डेटा पॉइंट जो सेम जगह में डिवाइड हो जाए. सो इन द के मीन क्लस्टरिंग देयर आर टू इशू. द वन थिंग इज दैट वी नीड टू prettily identify the value of k, and the second thing is that we always try to make a same size of cluster. ठीक है. Now to solve these two challenges we can opt for the hierarchical clustering algorithm, because in this algorithm we don't need to have the knowledge about the predefined number of clusters. इस hierarchical clustering के अंदर अपन को जो k प्रीडिफाइंड वैल्यूज होती है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है. सो इट इज़ वेरी गुड अमंग एज कम्पेयर टू द के मीन क्लस्टरिंग. ये दो चैलेंजेस को दूर करते हैं. ठीक है. नो वही दो होती हैं. पहले मैंने आपको बताया एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग अपन बोलते हैं. एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग के अंदर क्या होता है, ये बॉटम अप अप्रोच है. बॉटम से अपन शुरू करते हैं और अब तक जाते जाते हैं जब तक कि सिंगल आपको क्लस्टर नहीं मिल जाता. सो the agglomeratic hierarchical clustering algorithm is a popular example of HCA. so hierarchical clustering algorithm जो आपका है उसका एक popular example है आपका agglomeratic hierarchical clustering. तो ये आपका hierarchical clustering analysis है. hierarchical clustering analysis का example क्या है, agglomeratic hierarchical clustering. to group the data set into the cluster it follow the bottom up approach. इसके अंदर कौन सी अप्रोच फॉलो होती है आपकी, bottom up approach. It means the algorithm consider each data point as a single cluster. जैसा कि मैंने लास्ट में बताया था आपको, जितना भी डेटा पॉइंट्स होते हैं उन सबको एक सिंगल क्लस्टर में डिवाइड करते रहते हैं. उसके बाद इन सब का ग्रुप बनता जाता है. कब तक, जब तक कि एक बड़ा क्लस्टर नहीं आ जाता. At the beginning and then start combining the closest point pair of the cluster together. इनिशियली जितने भी डेटा पॉइंट्स होते हैं, जितना भी आपका इनपुट डेटा होता है उनको एज ए क्लस्टर में कंसिडर करता है, और फिर जो क्लस्टर नियरेस्ट होते हैं उनको ये क्या करता रहता है, मर्ज करता रहता है. और कब तक मर्ज करता रहता है, जब तक कि सिंगल क्लस्टर अपने पास नहीं आ जाता. नाउ it does until all the cluster are merged into the single cluster that contains all the data set. See, ये चीज़ अभी अपन ने देखी कि जब ये कब तक मर्ज करेगा, जब तक कि सारे डेटा पॉइंट एक सिंगल क्लस्टर के अंदर नहीं आ जाते. ठीक है. दिस इज hierarchically of cluster is represented in the form of, ये अभी अपन ने बताया डेंडोग्राम जो है उसकी फॉर्म में अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं hierarchical cluster को. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेंडोग्राम क्या होता है आज अपन देखेंगे इस एग्जाम्पल में. ये समझ में आया आपको, ये स्लाइड समझ में आया, इसमें कोई डाउट किसी को? वी हैव टू challenges in k-mean clustering. To remove that challenges we require the hierarchical clustering. The first one is identifying the value of k, and the second thing is it always k-mean clustering always try to find out the same size of clusters. But in the case of hierarchical clustering ये उल्टा हो जाता है. चलो, प्रशांत, प्रतीक, मोहित, इनका रिप्लाई आ रहा है. सौरभ, अभिषेक, आपको समझ में आ रहा है? आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? सौरभ, अभिषेक, चलो, आई होप उनका भी रिप्लाई आ रहा होगा. बहुत बढ़िया. चलो, नाउ मूविंग फॉरवर्ड. नाउ स्टेप 2, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जामिनेशन. आपके एग्जाम में आएगा तो आपको पहले तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग होता क्या है, ये डेफिनेशन जो पहली स्लाइड में अपन लेके चले थे वो आपको बतानी है. दूसरी बात आपको बतानी है दो टाइप का होता है, और तीसरी जो दो टाइप्स हैं इसके, उसमें जो पहला टाइप है आपका एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में सीधा पूछ सकते हैं एग्लोमेरेटिव हिरार्चिकल क्लस्टरिंग क्या है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होती हैं, एक्सप्लेन करिए. तो मेनली इसके अंदर 5 स्टेप्स होती हैं. वो 5 स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी हैं और उन 5 स्टेप्स पे अपन ने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं. सो 5 स्टेप्स क्या है, देखिए आपके सामने एक साथ 5 स्टेप्स ले रखी हैं. सो क्रिएट ईच डेटा पॉइंट एज अ सिंगल क्लस्टर. बार बार एक ही बात कह रहे हैं अपन. इसके अंदर क्या कर रहे हैं, ईच डेटा पॉइंट्स को अपन किस के फॉर्म में जानते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. लेट्स से देयर आर n डेटा पॉइंट्स, सो द नंबर ऑफ क्लस्टर विल बी द n. अगर आपके 10 डेटा पॉइंट होंगे तो क्लस्टर कितने बनेंगे, आपके 10 क्लस्टर बनेंगे. सिमिलरली अगर आपके पास n डेटा पॉइंट है तो नंबर ऑफ क्लस्टर विल बी आल्सो n.
देन टेक्स टू क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट और क्लस्टर एंड मर्ज देम फॉर्म द वन क्लस्टर। फिर अपन क्या करते हैं, माना कि एक क्लस्टर यहाँ है, एक क्लस्टर यहाँ है, बाकी क्लस्टर कुछ यहाँ है, तो जो दो दो क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट्स हैं, माना कि ये दोनों क्लोजेस्ट हैं और ये दोनों क्लोजेस्ट हैं, तो उनको मर्ज करके अपन न्यू क्लस्टर को फॉर्म करते हैं। सो टेक द, फिर सबसे पहले अपन ने क्या किया, हर एक डेटा पॉइंट को एक क्लस्टर माना, फिर उस क्लस्टर जो बने उनमें जो नियरेस्ट दो क्लस्टर है उनको अपन क्या कर रहे हैं, मर्ज करते जा रहे हैं। सो देयर विल बी द n-1 क्लस्टर। तो यहाँ पे क्या होगा, n-1 क्लस्टर होगा पहली वाले में। पहले आपके पास n डेटा थे, उसमें से अपन ने क्या किया, माना कि आपके पास 4 डेटा है, ये 5 डेटा है। अब इसमें से जो सबसे क्लोजेस्ट है, माना कि ये दोनों क्लोजेस्ट दिख रहे हैं, तो अपन ने क्या किया, तो यहाँ पे कितने क्लस्टर हो गए, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे कितने क्लस्टर हो गए, 4। यहाँ पे कितने क्लस्टर है, 5। अगर 5 को मैं n मानता हूँ तो यहाँ पे कितने हो गए, n-1 क्लस्टर आपके हो चुके हैं। अगेन टेक द 2 क्लोजेस्ट क्लस्टर एंड मर्ज देम टुगेदर टू फॉर्म द 1 क्लस्टर, देयर विल बी द n-2 क्लस्टर। फिर अपन ही करते जाएंगे जब तक कि सारे क्लोजेस्ट क्लस्टर आपस में मर्ज नहीं हो जाते हैं। रिपीट स्टेप 3 अंटिल ओनली 1 क्लस्टर इज लेफ्ट। तो स्टेप नंबर 3 या 2 सेम स्टेप है, इसको कब तक रिपीट करेंगे, जब तक कि सारे क्लस्टर्स क्या नहीं जाते हैं, मर्ज होके सिंगल क्लस्टर में नहीं आ जाते हैं। वंस ऑल द क्लस्टर आर कंबाइंड इनटू द बिग क्लस्टर, डेवलप द डेंड्रोग्राम टू डिवाइड द क्लस्टर एज पर द प्रॉब्लम। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे ही आपका एक क्लस्टर आ जाता है तो अपन डायग्राम बनाएंगे, किसका, डेंड्रोग्राम का। और कब तक, और जो डेंड्रोग्राम आपका डायग्राम आएगा उस आधार पर अपनी जो प्रॉब्लम है, आपका जो क्वेश्चंस हैं, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उस डेंड्रोग्राम डायग्राम को यूज़ करेंगे और उसका यूज़ अपन बिजनेस एनालिसिस के अंदर करेंगे, या अपन कह सकते हैं मशीन लर्निंग की जो भी प्रॉब्लम आप ले रहे हैं उसके अंदर यूज़ करेंगे। तो क्या क्या स्टेप्स हैं, सबसे पहले स्टेप्स, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनका अपन ने क्या बना दिया, क्लस्टर बना दिए। फिर उनको मर्ज करते जा रहे हैं जो सबसे नियरेस्ट है, जब तक कि पूरा एक नहीं आ जाता तब तक कि अपन मर्ज करते जाएंगे। एट द एंड अपन डेंडोग्राम बनाएंगे, डेंडोग्राम के जो शेप आया उसके आधार पर अपन एनालिसिस करेंगे। देखेंगे आगे की स्लाइड्स के अंदर वो शेप भी अपन लेके आए। नाउ यही जो 5 स्टेप लिखी है उसका एग्जाम्पल, तो देखो ये आपका पूरा डेटा पॉइंट था और पूरा डेटा पॉइंट में अपन ने क्या किया, वी मेक अ क्लस्टर। तो इन सब के अपन ने, ये आप मान लीजिए कि जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं सबको अपन ने एज ए क्लस्टर मान लिया। ये क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5, क्लस्टर 6 एज ए क्लस्टर अपन ने बना दिया। फिर जो सबसे नियरेस्ट डेटा पॉइंट है, माना ये डेटा पॉइंट नियरेस्ट है, तो उसको अपन ने क्या बना दिया, कंबाइंड क्लस्टर बना दिया। सिमिलरली स्टेप 3 में क्या कह दिया, नेक्स्ट जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट था उनको अपन ने कंबाइंड बना दिया। ये कब तक करते जाएंगे, जब तक कि सिंगल नहीं आ जाता। तो अगला ये एक और नियरेस्ट था, इसको अपन ने जब कंबाइन कर दिया, ये इसके नियरेस्ट था तो इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, ये इसके नियरेस्ट था तो इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये दोनों क्लस्टर है, ये क्लस्टर आपस में नियरेस्ट है। तो जो जो भी क्लस्टर आपके पास पास में, उनको अपन क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। और एट द एंड अपने पास क्या आ गया, आपके पास 6 डेटा सेट थे। इनिशियली अपन ने शुरू किया 6 क्लस्टर से, उनको जोड़ते गए जो क्लस्टर आपस में पास में थे, और जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया, एक बिग क्लस्टर आ गया, सिंगल क्लस्टर आ गया। सो ये 5वीं स्टेप थी जिसके अंदर आपके पास एक बिग क्लस्टर आ चुका था। फिर क्लस्टर एज अ पर प्रॉब्लम, फिर डेंडोग्राम को डिवाइड करेंगे एज पर द प्रॉब्लम। आगे की स्लाइड में अपन देखेंगे डेंडोग्राम क्या होता है। बिफोर दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जब अपन आप किसी भी 2 क्लस्टर को एक अगले क्लस्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं, या मैं बोलूँ इस क्लस्टर को इस क्लस्टर के साथ ऐड कर रहे हैं, तो अपन को निकालना पड़ता है डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अपन ने के मीन क्लस्टरिंग के अंदर भी मैंने आपको समझाया था। उसके अंदर इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अपन ने निकाली थी। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस अपन ने क्या निकाली थी, पी माइनस क्यू आई का स्क्वायर, और ये क्या कर रहे थे अपन, समेशन कर रहे थे i = 1 से लगाकर जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इसका आप कर रहे थे अंडर रूट, ये सबका अंडर रूट था। माने कि आपके 2 डेटा पॉइंट है x1 y1। ठीक है, ये आपका सेंट्रोइड है। नया जो डेटा पॉइंट आएगा, सपोज x, ये सेंट्रोइड xc yc सेंट्रोइड कर देता हूँ, माने कि x1 y1 आपका पॉइंट आया, तो आप क्या करोगे, xc माइनस, ये मैं बता रहा हूँ आपको
ये जो चीज़ बता रहा हूँ दैट इज इन द के मीन क्लस्टरिंग द इक्विलिडियम डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसके अंदर अपन ने क्या किया, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस लिखिए डी बराबर अंडर रूट समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू लगाकर एन जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स हैं। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, माना कि एक इसके अंदर 10 पॉइंट है, उसके अंदर एक पॉइंट को अपन ने मान लिया एक्स सी वाई सी, ये आपका कोई सेंट्रोइड मान लिया। ये सेंट्रोइड 2 सेंट्रोइड है, एक्स सी 1 वाई सी 1 और एक्स सी 2 वाई सी 2, ठीक है। जितने भी क्लस्टर है तो यहाँ पे अपन के बराबर 2 ले रहे हैं, तो 2 अपन ने सेंट्रोइड पॉइंट मान लिए। अब आपके पास 10 डेटा बचा है, उन 10 डेटा की इसके साथ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। माना कि पहला डेटा सेट है x1 y1, तो इसकी डिस्टेंस इसके साथ निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस इसके साथ निकालेंगे, और इसकी डिस्टेंस जिसके साथ कम होगी उसमें अपन ने ऐड किया था। तो डिस्टेंस कैसे निकलती थी, ये फॉर्मूला में रखो, P1 x1, ये Pi Qi है, तो यहाँ पे x1 और ये लिखेंगे तो xc चल जा भाई मार्कर, ओके ओके ओके, चलो। तो अपन ने क्या किया, एक्स सी माइनस एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई सी माइनस वाई आई का स्क्वायर और इन दोनों का अंडर रूट। यही अपन ने एग्जाम्पल में भी किया था, मैंने एक एग्जाम्पल लिया था। तो डिस्टेंस आ जाएगी क्लस्टर C1 से। इसी प्रकार अगर आप वैल्यू ले लोगे XC1 और YC1 की जगह XC2 YC2 की, तो ये डिस्टेंस उसके साथ आ जाएगी। और जिसके साथ इस x1 y1 की डिस्टेंस कम होगी, ये उसके अंदर मिल रहा था। किसके अंदर अपन ने पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था के मीन क्लस्टर एल्गोरिथम की। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे, पर यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, देखेंगे। तो जब ये भी क्लस्टर है, ये भी आपका एक क्लस्टर है, इस क्लस्टर को इस क्लस्टर में मिलाना है तो अपन को एक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और जब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, देखो पहले अपन जब डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे तो आपका सेंट्रोइड एक था जो कि एक डेटा पॉइंट था किसी क्लस्टर के अंदर का, और यहाँ पे एक डेटा पॉइंट है, तो उसके बीच की डिस्टेंस को अपन कैलकुलेट कर रहे थे। पर यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्लस्टर, 2 क्लस्टर के बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, के मीन क्लस्टरिंग के अंदर जब नया डेटा पॉइंट आता है, तो माना आपके पास 3 क्लस्टर है, जब नया डेटा पॉइंट आया तो इसके सेंट्रोइड से, इसके सेंट्रोइड से, इसके सेंट्रोइड से डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे थे। और जिससे मिनिमम डिस्टेंस होती थी वहाँ पे जाके क्या होता था, ऐड हो जाता था। और जैसे ऐड होता, माना ये यहाँ ऐड हुआ, तो वापस से सेंट्रोइड का एवरेज लेते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं सेंट्रोइड का इन द के मीन क्लस्टरिंग, ये अपन देख चुके थे। बट यहाँ पे अगर अपन बात करें हिरार्चिकल क्लस्टरिंग की, तो उसमें अपन क्या करते हैं, अपने पास क्लस्टर्स हैं, जैसे इन दोनों की बात करें तो एक ये क्लस्टर है, एक ये क्लस्टर है, तो इन दोनों के डिस्टेंस कैसे चेक करेंगे, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, है ना। ये फिर से एक क्वेश्चन है कि 2 क्लस्टर की डिस्टेंस कैसे करेंगे, क्या क्लस्टर का सेंट्रोइड लेंगे या क्लस्टर का कोई डेटा पॉइंट लेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये अपन अगली वाली स्लाइड में देखेंगे। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और मेजर करने के बाद जो नियरेस्ट क्लस्टर्स होते हैं उनको अपन मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आज की 5 स्टेप्स थी। क्या ये समझ में आया आपको, 5 स्टेप्स ऑफ हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, यस और नो। देखो साथ साथ में मैंने के मीन क्लस्टरिंग का भी बताया है, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था के मीन क्लस्टरिंग, आई होप आपको याद होगा। बाकी लोगों को समझ में आया मोहित के अलावा, यस और नो, आगे बढ़े। चलो, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन दैट क्लस्टर, के मीन के अंदर अपन क्या डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, न्यू डेटा पॉइंट और क्लस्टर के सेंट्रोइड में। यहाँ पे अपन क्या डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, 2 क्लस्टर के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एज वी हैव सीन द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लस्टर इज क्रूशियल फॉर द हिरार्चिकल क्लस्टरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट होती है हिरार्चिकल क्लस्टरिंग के अंदर। सो देर आर वेरियस वे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लस्टर। यहाँ पे अपन 3 से 4 मेथड यूज करेंगे या देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस वे आर डिसाइडेड द रूल फॉर क्लस्टरिंग, दिस मेजरमेंट आर कॉल्ड लिंकेज मेथड्स। तो लिंकेज मेथड क्या कहलाते हैं, 2 क्लस्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए उनके डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं,
और वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले जो भी मेथड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं लिंकेज मेथड। नाउ सम ऑफ द पॉपुलर लिंकेज मेथड आर गिवन बिलो। सबसे पहला है सिंगल लिंकेज मेथड। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लस्टर कंसिडर द बिलो इमेज। तो देखो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। मैं ये बात करूँ कि सपोज यहाँ पर प्रतीक का घर है और उसके प्रतीक के घर में फॉर एग्जांपल 4 कमरे हैं, और यहाँ पे मैं बोल दूँ ऋतिक का घर है फॉर एग्जांपल और इसके यहाँ भी 4 कमरे हैं, तो इन दोनों के घर की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? आप बोलोगे कि सर ये डिस्टेंस है। और मैं बोलूँ इन दोनों घर की लॉन्गेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? तो आप बोलोगे सर लास्ट पॉइंट को अगर देख लें तो इनकी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लास्ट पॉइंट जाएगी। तो उसी प्रकार अगर दो क्लस्टरों के जो नियरेस्ट पॉइंट है उनके बीच की अगर दूरी निकालें तो उसको अपन शॉर्टेस्ट दूरी बोलेंगे, और वो जो दूरी मेज़र करने का मेथड है उसको हम बोलते हैं अपन सिंगल लिंकेज। अब ये दूरी कैसे निकालेंगे? सेम वही यूक्लिडियन डिस्टेंस है, इसकी कोई वैल्यू होगी, इसकी कोई वैल्यू होगी, और यूक्लिडियन डिस्टेंस अप्लाई करेंगे और अब उसका अपने पास आंसर आ जाएगा। सो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ द क्लस्टर कंसिडर द बिलो एग्जाम्पल। नाउ कंप्लीमेंट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज क्या होता है? इट इज़ द farthest distance between the 2 points of the 2 different cluster. It is one of the popular linkage method and in the form tightest cluster than the single cluster. देखें यहाँ पर इसमें अपन क्या करते हैं? It is a farthest clustering method है। इसके अंदर क्या होता है? जो लास्ट उस क्लस्टर के जो लास्ट पॉइंट होते हैं उनकी डिस्टेंस को अपन मेजर करते हैं कि लास्ट पॉइंट भी पास में है कि नहीं है डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे एक और क्लस्टर हुआ, इसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ है और लास्ट पॉइंट यहाँ है, तो इसके लास्ट पॉइंट की डिस्टेंस इसके लास्ट पॉइंट से निकलेगी, इसके लास्ट की पॉइंट इसके लास्ट पॉइंट से निकलेगी। तो ये टाइटेड आपका मेजरिंग मेथड भी कहलाता है। सी वन मोर चीज़, पॉइंट सेलेक्ट करने को अपन बोल रहे हैं मेजरिंग मेथड। पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए वही यूक्लिडियन डिस्टेंस, भट्टाचार्य कोएफिशिएंट है ना, स्क्वायर रूट में स्क्वायर यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो भी मेथड अपन ने पढ़े थे ना वो सारे मेथड ही यहीं अप्लाई होंगे। बट जो डेटा पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं उनके आधार पर कहा गया है कि ये सिंगल है और ये आपका कंप्लीट है। ये समझ में आया? आगे की स्लाइड में पढ़े। ये समझ में आया? आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड में। चलो यहाँ देखें, एवरेज लिंकेज में कुछ नहीं होता है, जितने भी क्लस्टर्स हैं उनके एक सेंट्रोइड पॉइंट निकाला जाता है और उन सेंट्रोइड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्लस्टर है, यहाँ पर एक क्लस्टर है, यहाँ पर आपके 4 पॉइंट है, यहाँ पर आपके 4 पॉइंट है, यहाँ पर अपन एक सेंट्रोइड निकाला, यहाँ पर एक सेंट्रोइड निकाला और उसके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एवरेज लिंकेज। सो द इट इज़ द लिंकेज मेथड विच डिस्टेंस बिटवीन द ईच पेयर ऑफ डेटा सेट इज एडेड अप टू द एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट। जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस को ऐड करेंगे और उसको जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स उससे डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। द टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट से डिवाइड करेंगे। द कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द 2 क्लस्टर। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लिंकेज मैथड। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला भी ये एक मैथड है। एंड द लास्ट इज सेंट्रोइड लिंकेज। इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इट इज़ द लिंकेज मेथड इन विच डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंट्रोइड ऑफ द क्लस्टर। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? क्लस्टर का सेंट्रोइड फाइंड आउट करते हैं। सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो सेंट्रोइड में अपन जब भी कोई नया डेटा पॉइंट आता है, तो नया डेटा पॉइंट जब आता है तो नए डेटा पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होती है? वैल्यू अपडेट होती है। वो अपडेट वैल्यू किस तरीके से होगी? तो अपन एक वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर जो सेंट्रोइड ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं? एक सिंगल पॉइंट लिया, फिर जितने भी डेटा पॉइंट उससे मिल रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जैसे कि अपन ने के मीन क्लस्टरिंग में यूज़ किया था, दैट इज़ अ सेंट्रोइड पॉइंट। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड लिंकेज। सो ये 4 प्रकार के आपके थे, जिसके अंदर यहाँ पे एक सेंट्रोइड पॉइंट निकाला, यहाँ पे एक सेंट्रोइड पॉइंट निकाला, उन दोनों को ऐड कर दिया। यू कैन से इट इज़ अ क्वाइट सिमिलर टू द एवरेज लिंकेज, है ना, लगभग सिमिलर है,
बट टर्म्स थोड़ी सी अलग है। इसके अंदर सेंट्रोइड वर्ड यूज़ किया गया है, इसके अंदर एवरेज पॉइंट यूज़ किया गया है। इसके अंदर अपन सेंट्रोइड में क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस जो होती है इस पॉइंट की सबसे इक्वल होती है फॉर एग्जांपल, और एवरेज के अंदर क्या होती है, सारे पॉइंट को मिला के उतने पॉइंट से भाजित कर देते हैं तो अपने पास एवरेज डिस्टेंस आ जाती है। थोड़ा सा डिफरेंस है पर ऑलमोस्ट बोथ आर सिमिलर। सो ये दोनों अपन कह सकते हैं एक जैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है टेक्निकली। सेंट्रोइड लिंकेज के अंदर सेंट्रोइड से डिस्टेंस निकालते हैं, एवरेज के अंदर सबके डिस्टेंस का एवरेज निकाल के उसके उतने नंबर ऑफ जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स होते हैं उससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 मेथड थे, सिंगल, कंप्लीट, एवरेज एंड सेंट्रोइड। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। नाउ अब वर्किंग, अब मेन टॉपिक ये आता है। अपन बार बार कह रहे हैं कि भाई डेंडोग्राम बना रहे हैं, डेंडोग्राम बना रहे हैं, तो किस तरीके से बन रहा है। तो एक डायग्राम देख लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। फिर सी, ये आपका डायग्राम बन रहा है। देखो यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट थे, ये एक पहला डेटा पॉइंट था, ये दूसरा डेटा पॉइंट था, तीसरा डेटा पॉइंट था, चौथा, पांचवा और छठा। इनको अपन ने क्या मान लिया, इनको अपन ने क्लस्टर मान लिया। अब सबसे पहले किसको मिलाया अपन ने मिलाया पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को, इनको अपन ने मिला लिया क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम थी। फिर अपन ने मिलाया पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 को क्योंकि इनकी डिस्टेंस भी कम थी। फिर इसको अपन ने किसके साथ मिलाया, पॉइंट नंबर 1 के साथ। इसको अपन ने पॉइंट नंबर 1 के साथ मिला लिया, ठीक है। फिर इनको किसके साथ मिलाया, पॉइंट नंबर 4 के साथ। तो देखो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 4, और यहाँ पे क्या रहा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरीके से मिला लिया। तो ये आपका सिंपल सा वैल्यू शो कर रहा है किस तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पे इक्विडेंट डिस्टेंस है। इक्विडेंट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट P2 और इस पॉइंट P3 पे इक्विडेंट डिस्टेंस कितनी है, 5 है। इस पॉइंट, अब ये सबसे नियरेस्ट है। अगर बात करें P5 और P6 की तो इसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो कम डिस्टेंस वाला ये था तो इसको अपन ने ऐड किया। इसकी डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा थी तो फिर इसको नेक्स्ट टाइम में ऐड किया। इसके बाद फिर आपका ये दो क्लस्टर आए P1, तो P1 इसके साथ ऐड किया क्योंकि इसके डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस में इतना डिफरेंस था, और इन दोनों को ऐड किया इसके अंदर। फिर ये दोनों क्लस्टर आए, इन दोनों क्लस्टर की डिस्टेंस निकाली, और डिस्टेंस निकालने के बाद इनको ऐड कर दिया। इनकी डिस्टेंस कितनी आ रही है, सपोज ये वाला पॉइंट आपका डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है आपका डेटा सेट का ग्राफ है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंडोग्राम ऑफ हिरार्चिकल क्लस्टरिंग। इसी के आधार पर बिजनेस एनालिसिस किया जाता है कि कौन कौन से डेटा सेट को अपन मर्ज कर रहे हैं, वो इस डायग्राम को देखते हैं, और डायग्राम के आधार पर जितने लेवल हो सबके चाहिए। देखो अगर आप देखे जाएं, 1 मिनट, क्या हो गया, तो इसको अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक क्लस्टर ही तो है। यहाँ पे अगर अपन देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है। यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 क्लस्टर में टुकड़ों में, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर 1 क्लस्टर, 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर टुकड़ों में, और छोटा नीचे देखा जाए तो यहाँ 3 और 3 6 क्लस्टर के टुकड़ों में। तो कुल मिला के क्लस्टर ही तो है। अब आपके बिजनेस के लिए कितने क्लस्टर चाहिए वो देख लो। आपको 6 क्लस्टर में चाहिए तो 6 क्लस्टर ले लो। आपको चाहिए कि 3 क्लस्टर में चाहिए तो 1 क्लस्टर ही, 1 क्लस्टर 2, 1 क्लस्टर 1 क्लस्टर 2, ये तो टोटल 4 क्लस्टर हो गए। आप चाहते हैं कि नहीं भाई 2 ही क्लस्टर हो तो इस पूरे को एक क्लस्टर मान लो, और इसको एक ये और एक ये क्लस्टर मान लो, तो 1, 2 और 3 क्लस्टर में काम हो गया। आप चाहते हैं एक ही क्लस्टर हो तो एक ही क्लस्टर में अपन ले सकते हैं। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में मिलता है, ये ग्राफ आपका डेटा सेट और उन डेटा सेट्स की आपस में जो डिस्टेंस है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस यहाँ पे अपन लिखी है, उस बेस पे ये ग्राफ बनता है। इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, इस ग्राफ को अपन बोलते हैं डेंड्रोग्राम ग्राफ। तो द डेंड्रोग्राम इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इट इज मेनली यूज्ड टू स्टोर द ईच स्टेप एज अ मेमोरी दैट इज अ हिरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम परफॉर्म्स। तो हिरार्चिकल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम जिस तरीके से ऐड करती है उसको ये स्टोर करता है। इन डेंड्रोग्राम प्लॉट द वाई एक्सिस शो द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। तो डेटा पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो आपका वाई एक्सिस है, जो किससे कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस से। एंड एक्स एक्सिस शो ऑल द डेटा पॉइंट्स ऑफ द गिवन डेटा सेट्स। ये डेटा सेट्स हैं आपके। द वर्किंग ऑफ द डेंड्रोग्राम ऑफ द एक्सप्लेन यूजिंग द बिलो डायग्राम। ये अभी मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से काम करता है।
द अबो डायग्राम, द लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है, इट इज द शो द क्लस्टर आर क्रिएटिंग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग। एग्लोमेरेटिव का मतलब एक के बाद अंदर देन बड़ा आपका। नाउ एंड राइट पार्ट शोइंग द करस्पॉन्डिंग डेंडोग्राम। तो ये आपका मेन डेंडोग्राम है जिसको अपन कन्वर्ट करना चाहते हैं या अपन लेना चाहते हैं। सो ये समझ में आया आपको स्लाइड, यस और नो? सो ये किससे बना आपका एग्लोमेरेटिव जो अपन पढ़ रहे हैं हियरार्चिकल क्लस्टरिंग, उसके अंदर ये डायग्राम बनता है और इस डायग्राम के आधार पर ही जो क्लस्टर्स उनके डिस्टेंस और डेटा पॉइंट्स के बीच में एक ग्राफ बनता है जो कि ट्री नुमा एक ग्राफ होता है जिसको अपन बोलते हैं डेंडोग्राम। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए यस और नो, फिर आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। ये समझ में आया आपको? चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं अपन। सेम डायग्राम लिया है, सेम डायग्राम को एक्सप्लेन किया, जो भी अभी मैंने आपको बोला वही इसमें लिखा है। क्या बोला कि भाई ये 2 पॉइंट थे, इनकी डिस्टेंस कम थी, फिर इससे डिस्टेंस कम थी, उससे मिला लिया। लेट्स रीड इट आउट। एज वी हैव डिस्कस इन अबो, फर्स्टली द डेटा पॉइंट्स P2 एंड P3, ये आपका P2 डेटा पॉइंट है, P3 डेटा पॉइंट है, combined together in the form of the cluster, corresponding a dendrogram is created, इसका डेंडोग्राम अपन ने क्रिएट कर दिया, which connect P2 and P3 with a rectangle shape, rectangle shape से अपन इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। The height of this decided according to the Euclidean distance between the data points, इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, y एक्सिस कहलाएगा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट स्टेप P5 एंड P6, ये आपका P5 है, ये आपका P6 है, फॉर्म अ क्लस्टर एंड द करस्पॉन्डिंग डेंडोग्राम इज क्रिएटेड, इट इज़ द हायर देन द प्रीवियस वन, इसकी जो हाइट है वो पहले से हायर है, इसलिए इसको अपन ने बाद में ऐड किया। तो P5 एंड P6 को अपन ने ऐड कर दिया, इनकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। Euclidean distance between the P5 and P6 little bit greater than the P2 and P3. Again, 2 new cluster dendrogram are created. Then the combined point P1, P2 and P3. फिर P1, P2 and P3 को अपन ने combine किया, एक नया डेंडोग्राम बनाया। And in one dendrogram and P4, P5 and P6 in the another dendrogram. तो ये अपने another dendrogram के अंदर ये वाला बनाया। And at the end, at the last, the final dendrogram is created that combines all the data points together. और final के अंदर क्या हो गया, सारे data points को इसने combine कर दिया। सो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। जो मैंने आपको समझाया सारी चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है, इट इज़ वेरी सिंपल, आप समझ सकते हैं, ठीक है। वी कैन कट द डेंडोग्राम ट्री स्ट्रक्चर एट एनी लेवल एज पर अवर रिक्वायरमेंट। जैसे कट का मतलब क्या हो गया, सपोज अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इतना टुकड़ा ले लूँ, मतलब इस पीस को यहाँ से तोड़ दो, तो मेरे पास कितने क्लस्टर आएंगे, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, 2 ही क्लस्टर आएंगे। तो के मीन क्लस्टरिंग में भी अपन ये कहते हैं सारे डेटा पॉइंट को 2 क्लस्टर, 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर में डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने क्लस्टर, हियरार्चिकल क्लस्टरिंग तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, इतने सारे ऑप्शन है, जितने क्लस्टर में आपको डेटा पॉइंट को डिवाइड करना है आप उसको कर लो एज पर द ट्री। किसके आधार पर, जो ट्री आपने बनाई है, या अपन कह सकते हैं डेंडोग्राम स्ट्रक्चर जो आपने बनाया ट्री नुमा, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया, ये समझ में आया क्या? आगे बढ़े। एग्लोमेरेटिव हियरार्चिकल क्लस्टरिंग हो गया है, उसके अंदर डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं क्लस्टर के अंदर, वो भी अपन ने देखा। फिर उसके अंदर डेंडोग्राम ट्री बनती है, वो भी अपन ने देखा। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया? ये आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 टाइप में, डिविजिव क्लस्टरिंग, हियरार्चिकल क्लस्टरिंग। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, डिविजिव हियरार्चिकल क्लस्टरिंग की बात करें, सो इट इज़ नॉट मच यूज, इसलिए इसका ज़्यादा अपन ने लिखा है, बहुत लाइट लेवल इसका यूज़ करते हैं, ज़्यादा इनका इसका यूज़ नहीं है। सो वी कैन से इट इज़ अ नॉट मच यूज्ड। डिविजिव हियरार्चिकल क्लस्टरिंग इज ए एग्जैक्टली द अपोजिट इज द एग्लोमेरेटिव हियरार्चिकल क्लस्टरिंग। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल अपोजिट टाइप का है। किसके अपोजिट टाइप का है? जो एग्लोमेरेटिव एल्गोरिथम है उसके बिल्कुल ये अपोजिट टाइप का आपका मेथड है। उसमें अपन क्या कर रहे थे, उसके अंदर अपन कर रहे थे कि छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर मान रहे थे और बड़े में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, बड़ा क्लस्टर मान रहे हैं, उनको छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स टाइप का आपका है।
In divisive hierarchical clustering, we consider all the data points as a single cluster, and in each iteration we separate the data points from the cluster which are not similar. जो similar नहीं उनको अपन क्या करते हैं, separate करते जाते हैं. Cluster which are not similar, each data points which is separate to consider as a individual cluster. In the end we will left the cluster n. तो क्या मतलब हुआ, देखो अगर इस डायग्राम को मैं वापस आपको दिखाऊं तो इस डायग्राम के अंदर यही डायग्राम आपका बनेगा. डेंडेंट ट्री अगर बनाए तो सेम आपकी ट्री बनेगी किसके अंदर, डिविजिव क्लस्टरिंग के अंदर. लेकिन वो यहाँ से शुरू हो रही है, पहले ये स्ट्रक्चर बना, फिर ये छोटे स्ट्रक्चर में बटा, ये छोटे स्ट्रक्चर में बटा, और एट द एंड आपके पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए. तो ये कैसे बांट रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है उनको अलग अलग कर लिया, फिर इनमें ज़्यादा डिस्टेंस है इन दोनों को अलग कर दिया, फिर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा थी इन दोनों को अलग कर दिया. एट द एंड आपके पास डेटा पॉइंट n हो गए तो n क्लस्टर आपके पास आ जाएंगे. शुरू कितने से करोगे, 1 क्लस्टर से n क्लस्टर डिवाइड करता जाता है. तो ये आपका कहलाता है टॉप टू बॉटम, और जो एग्लोमेटिव था वो आपका बॉटम टू या बॉटम टू अप या टॉप टू नीचे से ऊपर आपका वर्क करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई. As we are dividing the single cluster into the n cluster, it name is a divisive hierarchical clustering. जैसा कि इसका नाम है, क्यों है, क्योंकि अपन हर एक बड़े क्लस्टर को छोटे छोटे क्लस्टर में डिवाइड करते जाते हैं. So it is the last slide of this lecture. लिमिटेशंस क्या है वो बात करें. इसके एडवांटेज अपन ने देखे थे, शुरू में मैंने आपको बताए थे. इसके अंदर k वैल्यू को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. उसके अंदर सिमिलर लेंथ की क्लस्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है k मीन, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है. लिमिटेशंस क्या है, मेनली 3 लिमिटेशंस इसके अंदर अब दी गई हैं. देयर इज़ नो मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव फॉर हिरार्चिकल क्लस्टरिंग. का कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये जस्ट अपन कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट एक तरीके का. ऑल द अप्रोचेज टू कैलकुलेट द सिमिलरिटीज बिटवीन द क्लस्टर हैज ऑन डिसएडवांटेज. क्या अपन कर रहे हैं, दो क्लस्टरों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी. क्या कौन सी की थी, एक तो सिंगल क्या था, ठीक है, एक कंप्लीट क्या था, एक अपन ने एवरेज किया था, और इंक्लूडिंग डिस्टेंस निकाल के दो क्लस्टरों के बीच की अपन ने डिस्टेंस को कैलकुलेट किया था. ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेजेस हैं. हो सकता है किसी के अंदर डिस्टेंस जो है वो दूर वाले से पास में और पास वाले से थोड़ी दूर हो. वी कैन से लाइक दैट, है ना, इस तरीके से भी आपका हो सकता है. तो जो भी डिस्टेंस मेजरिंग आपके एल्गोरिथम्स हैं वो आपस में क्या हो सकती है, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं. एंड हाई स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द हिरार्चिकल क्लस्टरिंग. हाई स्पेस का मतलब क्या होता है, डेटा मोर स्पेस करता है, और ये टाइम कॉम्प्लेक्सिव है क्योंकि इटरेटिव मेथड है, बार बार ये क्या करता रहता है. जब तक आपको, अगर आप डिविजिव में चल रहे हैं तो जब तक सिंगल क्लस्टर नहीं आ जाता, और आप एग्लोमेरेटिव में चल रहे हैं तो जब सारे सिंगल क्लस्टर से बड़े क्लस्टर नहीं आ जाते तब तक अपन क्या करते हैं, रिपीट करते रहते हैं प्रोसेस. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच. दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे माय साइड.